फॉरेन करेंसी को हम बचा सकते हैं और देश में जो विकसित भारत बनाने के लिए कोल गैसिफिकेशन का द्वारा बहुत उपयोगिता होता है। इस दृष्टिकोण से अरुणाचल प्रदेश में अभी 2 कोल माइन्स अभी शुरू किया है, पहली बार ऑक्शन किया है, उसमें प्रोडक्शन भी शुरू करने वाला है। मैं बताना चाहता हूं अरुणाचल प्रदेश में एक अच्छा कोल है, एक क्वालिटी भी अच्छा है, क्वांटिटी भी अच्छा है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार अरुणाचल प्रदेश में कोल ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ सक्सेसफुली। अरुणाचल प्रदेश सरकार भी सहयोग है। आने वाले दिन में अरुणाचल प्रदेश में इस कोल ब्लॉक्स के द्वारा आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगा और रेवेन्यू, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा और अरुणाचल प्रदेश के नौजवान को रोजगार भी मिलता है। इस गैसिफिकेशन के बारे में एक बात सोचने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हाई क्वालिटी कोल आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मैं अरुणाचल प्रदेश के तरफ से आपको पूरा सहयोग देने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ये तो असम के हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के थोड़ी, असम के हैं। श्याम कुमार बर्वे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में सीआल के अंतर्गत WCL सब्सिडरी काम करती है, उसमें जो 35 साल 40 साल से जो खदानें चल रही थी वो अभी बंद हो गई है, तो उसमें नया प्रावधान, आपने नया उद्योग क्या करने का आपने कुछ सोचा है? क्योंकि वो मजदूरों को आपने अलग WCL के खदानों के स्थानांतरित कर दिया है, तो वहाँ का स्थानिक रोजगार फिर से जिंदा रहने के लिए आपने कुछ WCL की तरफ से कुछ प्रावधान किया है क्या सीआल की तरफ से? धन्यवाद। आदरणीय प्रधान जी, उस कोल ब्लॉक्स के बारे में मैं आपसे स्वयं बात करके आपका डिटेल अपडेट करके दे दूँ। श्री निशिकांत दुबे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न संख्या 252 के उत्तर में मंत्री जी ने ये कहा है कि 40 कोल बेड मीथेन के ब्लॉक इन्होंने ऑक्शन किए, जिसमें 15 ही चालू हो पाए। और ये तीनों चीज जो है महत्वपूर्ण है सर। कोल बेड मीथेन हो, कोल टू लिक्विड हो, कोल टू गैस हो, कोल टू केमिकल हो। साउथ अफ्रीका ने, अध्यक्ष महोदय, साउथ अफ्रीका में जब बैन लगा तो उन्होंने कोल टू लिक्विड के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें पेट्रोल के जो दाम हैं वो $30 पर बैरल पर हो गए। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि इन 4 चीजों पर, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि इंपोर्ट पर जो है हमारी निर्भरता कम होगी, हमारा जो एरिया है राजमहल कोल ब्लॉक झारखंड में, जो एशिया का लार्जेस्ट कोल ब्लॉक है, उस एरिया में जिन लोगों ने बिड किया उनको आपने जब काम शुरू नहीं किया तो क्या इस तरह की कंपनी को आप ब्लैकलिस्ट करेंगे, जो ले तो लेते हैं प्रोजेक्ट को और प्रोजेक्ट समय पर पूरा नहीं करते या प्रोजेक्ट चालू नहीं करते? माननीय सदस्य, आप बैठ के ब्रीफ कर लें। अध्यक्ष जी, जो भी ऑक्शन में कोल ब्लॉक्स लेते हैं उसमें अंडरग्राउंड कोल ब्लॉक्स रहते हैं और सरफेस ओपन कास्ट माइनिंग भी रहते हैं। अभी पहली बार हम अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का भी कोल ब्लॉक्स एक्शन कर रहे। जो भी समय पे प्रोडक्शन शुरू नहीं करते हैं, बिल्कुल उनको नोटिस देते हैं, टाइम पीरियड में उनसे और रेफरेंस लेकर जरूरत पड़े तो हम कोल ब्लॉक्स कैंसिल भी करते हैं। बहुत कुछ एक्शन में लेने के बाद समय पे जो कोल नहीं निकालते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं माइनिंग का, उसको एक्शन लिया है, उनका कैंसिल भी किया है। जो आदरणीय सदस्य पूछा है उस विषय पर भी सोचकर हम रिपोर्ट उनको देंगे। क्वेश्चन नंबर 244 244 श्री दिलेश्वर कामत। क्वेश्चन नंबर 244 सर। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य महोदय, मैं सबसे पहले माननीय दूरसंचार मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भारतीय दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने के लिए भारतीय टेलीकॉम 2025 दूरसंचार विभाग और टेलीफोन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो और सम्मेलन किया तथा उनका जवाब जो है विस्तृत रूप से उन्होंने देने का काम किया और संतोषप्रद रहा। महोदय, सुपौल जिला बिहार का सीमावर्ती बारगज नेपाल से सटा हुआ कोसी क्षेत्र है। सुपौल जिला के ग्रामीण क्षेत्रों की जनता के पास ज़्यादातर BSNL का मोबाइल नंबर है। साथ ही सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों के पास भी BSNL का मोबाइल नंबर है, जिसमें ज़्यादा समय नेटवर्क नहीं रहता है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों के पास भी अधिकांशतः BSNL का ही सिम कार्ड मोबाइल में उपयोग किया जाता है,
ज़्यादातर नेटवर्क नहीं होने की वजह से मान्यों को समय पर कार्यक्रमों की सूचना नहीं मिल पाती है तथा स्थानीय जनता के साथ सीधे संपर्क नहीं हो पाता है। क्षेत्रीय समस्याओं एवं विकास कार्यों को समय से निष्पादन हेतु मोबाइल एवं इंटरनेट का उपयोग जनहित में अति आवश्यक है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सुपौल सहित बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की आम जनता को BSNL की बेहतर सुविधा के लिए सरकार के द्वारा कोई योजनाएं बनाई गई है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? यदि नहीं तो मेरा अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय संचार मंत्री से आग्रह है, कृपया जनहित में सुपौल जिला सहित बिहार के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार BSNL का मोबाइल टावर लगाया जाए अथवा पूर्व में स्थापित मोबाइल टावरों का नेटवर्क कनेक्टिविटी क्षमता बढ़ाया जाए, जिससे BSNL के ग्राहकों को इजाफा भी होगा तथा सरकार के राजस्व में वृद्धि भी होगी। साथ ही सभी विकास कार्यों को सुचारू रूप से समयानुसार किया जा सकेगा एवं क्षेत्रीय तथा स्थानीय जनता की समस्याओं का सही समय पर समाधान भी किया जा सकेगा। माननीय सदस्य, ऐसे तो आप सीनियर सदस्य, लेकिन संक्षिप्त में ही लिख के लाया करें। ऐसे नियम प्रक्रियाओं में ये है कि यहाँ पर पढ़कर नहीं बोला जाता, लेकिन सभी बोलते हैं कुछ कुछ सामान्य रूप से, लेकिन संक्षिप्त में लिख लें। सर, माननीय सदस्य महोदय को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, जो भारत टेलीकॉम के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। हमारी कोशिश है सर कि दो कार्यक्रम भारत टेलीकॉम और इंडियन मोबाइल कांग्रेस के आधार पर भारत में टेलीकॉम के इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरिंग को एक नई वृद्धि हम लोग प्रदान करें, और ये दोनों कार्यक्रम अलग अलग श्रेणी के लिए आयोजित किए जाते हैं। भारत टेलीकॉम हमारे SME सेक्टर के लिए आयोजित किया जाता है और इंडियन मोबाइल कांग्रेस बड़े और कंपनियों के लिए और उनको सुदृढ़ करने के लिए दोनों सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में, हार्डवेयर के क्षेत्र में, टेलीकॉम सिस्टम इंटीग्रेशन के क्षेत्र में और कंसल्टेंसी सर्विसेज, चारों क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। भारत टेलीकॉम एक बहुत ही सफलतापूर्वक प्रयोग रहा है। TEPC और भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय के अंतर्गत इस वर्ष हमारे 135 अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स आए 31 देशों से। 88 कंपनी, जिसमें से 38 स्टार्टअप्स ने भाग लिया और करीब 300 हमारे भारतीय डेलीगेट्स और 1200 विदेशी डेलीगेट्स उपस्थित रहे। इन दोनों कार्यक्रमों के आधार पर सर, मैं सदन के पटल पर ये सूचना रखना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जो हमारे भारत के टेलीकॉम इक्विपमेंट की एक्सपोर्ट्स की वृद्धि हुई है, जो 10,000 करोड़ का आंकड़ा 2020-21 में हुआ था, 2024-25 में हमारी निर्यात बढ़ के 18,000 करोड़ 406 करोड़ हो चुकी है सर। तो 72% हमारे वृद्धि हमारे निर्यात के क्षेत्र में हुआ है। आयात का क्षेत्र थम गया है, 51,000 करोड़ 2020-21 में था और आज भी उतना ही 51,000 करोड़ तक ही टिका है। मतलब कि भारत में बनाया हुआ माल ही भारत के हमारे जरूरतों के लिए और विदेश एक्सपोर्ट के लिए भी आज बढ़ रहा है। आप माननीय सदस्य का जवाब दे दो। और इसी के आधार पर ट्रेड डेफिसिट भी हमारा 19% घटा है। जहां तक बिहार की बात माननीय सदस्य जी ने की, मैं उनको सूचित करना चाहता हूं सर कि हमारे 10 करोड़ उपभोक्ता हमारे टोटल वायरलेस सब्सक्राइबर्स बिहार में हैं। हमारे BTS बेस ट्रांससीवर स्टेशन जो लगे हुए हैं बिहार में, करीब 1.5 लाख BTS लगे हैं, जिसमें से करीब 1 लाख 4G के BTS हैं और 27,000 5G के BTS हैं। जो कमी बिहार में है कनेक्टिविटी के आधार पर, भारत सरकार की प्रतिबद्धता है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% 4G सैचुरेशन होना चाहिए। उसके आधार पर 6 स्कीम्स हम लोग बिहार में चला रहे हैं, जिसके आधार पर करीब 400 गांव को हम लोग 500 गांव को हम लोग कवर करना चाहते हैं।
और इसमें से हम लोग ने आज तक 390 गांव को कवर किया है और शेष जो गांव बाकी है वो आने वाले मई 2026 तक हम लोग पूरा करने वाले हैं। हमारे LW फेज 1 अपग्रेडेशन के आधार पर, LW फेज 2 के आधार पर, 502 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के आधार पर, अनकवर्ड विलेज स्कीम के आधार पर, 4G सैचुरेशन स्कीम के आधार पर और BOP और BIP के आधार पर। श्री दयानिधि मारन माननीय सदस्य। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। ओके, एक मिनट दयानिधि जी, प्लीज सप्लीमेंट्री। सर, क्या संचार मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भर में 5G सेवाओं के रोल आउट की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अब तक किन किन क्षेत्रों को कवरेज प्रदान की गई है? क्या सरकार ने देशव्यापी स्तर पर 5G सेवाओं को प्रसार में तेजी लाने हेतु विशेष पहलें की है? यदि हाँ, इन पहलों का विवरण, जिनमें वित्तीय सहायता, नीतिगत उपाय तथा अवसंरचना विकास योजनाएं शामिल हो, इस संबंध में बताने की कृपा करेंगे। सर, जहां तक 5G की बात है, मैं हमारे सांसद महोदय को आपके द्वारा सूचित करना चाहता हूं और हाउस को सूचित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5G भारत की सक्सेस स्टोरी नहीं है सर। 5G विश्वव्यापक सक्सेस स्टोरी बन चुकी है। भारत ने 5G की टेक्नोलॉजी, मैं बार बार कहता हूं सर कि इंडिया फॉलोड द वर्ल्ड ऑन 4G, इंडिया मार्च्ड विद द वर्ल्ड ऑन 5G, वी विल लीड द वर्ल्ड ऑन 6G। और 5G की कहानी ये है सर कि 2023 में इसका क्रियान्वयन शुरू हुआ। आज तक 5G के द्वारा हमारे करीब 5 लाख BTS लग चुके हैं। हमारे 778 डिस्ट्रिक्ट्स में से 767 जिलों में 5G की कनेक्टिविटी उपलब्ध हो चुकी है। मतलब 99.9% तक हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। इसी के साथ साथ हमारे कुल मिलाकर आज के दिन पर सर 36 करोड़ 5G के उपभोक्ता आज के दिवस में है 100 करोड़ में से सर। और हमारा अनुमान है कि 2026 तक ये बढ़कर 42 करोड़ होगी और 2030 तक ये आंकड़ा बढ़कर 100 करोड़ होगा, 120 करोड़ के आंकड़ों हमारे उपभोक्ताओं से। तो 5G भारत की सक्सेस स्टोरी है और 5G के आधार पर 6G के तरफ भी हम निरंतर प्रगति के आधार पर चल रहे हैं। श्री माननीय ऑनरेबल मेंबर दयानिधि मारन। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. Sir, I have great administration for our minister, as a dynamic minister. So I have questions in two parts. Sir, while we are talking about the connectivity to the rural part of India, it's still a struggle to get broadband services to the rural part of India. So why we have tied up with Starlink and Elon Musk service, so it's still yet to start in India. And moreover, it seems to be that we are making it more expensive for our Indians, especially people who are living in the villages. Why is that so? Why can't we make it affordable? That's one part. Sir, the second part, sir, I'm sure Speaker sir will also be interested. If you look at the global map of the world, and you see, sir, when you travel in an international flight, there's one red spot where you cannot get internet service. That is over India. Sir, why is that when we are developed, when we have our own services, and our minister says, assuring that we lead the world in 6G, why is that you are banning by internet services on our areas? You just imagine the amount of commerce and business that will develop for domestic passengers as well, because we are also cut off. Sir, I traveled from Chennai to Delhi. So 2.5 hours, I'm without any internet or anything. Why is that the government of India is not making an effort to make sure that we get internet service over our country? Thank you, sir. Sir, through you, I'd like to respond to my... माननीय मंत्री जी, अच्छा है 2.5 घंटे मोबाइल से बचोगे। जितनी कोशिश हो मोबाइल से बचो, ये 2.5 घंटे बच रहे हो जी, अच्छी बात है। Sir, I'd like through you to respond to my good friend Maran Saab on both his very pertinent questions. The first question has to do with satellite connectivity, sir. So world over, we have seen that
areas that are unconnectable through normal BTS or backhaul or broadband connectivity through OFC. The only route to be able to connect those citizens across the world is through SATCOM. And therefore, India has taken that step of ensuring that SATCOM is also available to every customer across the length and breadth of our country. As Telecom Minister, my goal is to ensure that I'm able to offer the full bouquet of services to every customer, and then the customer makes his choice as to which service he or she would like to avail of at which price point. SATCOM, as you're very well aware, sir, the policy is very well in place. The spectrum is going to be assigned administratively. We have already given out 3 licenses, one to Starlink, the other to OneWeb, and the third to Reliance. There are 2 aspects that need to be looked at prior to them starting services. One, of course, is the whole issue of spectrum assignment. 2 issues within that. One is the administrative cost of that spectrum. That will be decided by the regulatory authority, in this case TRAI, who's currently working on that in terms of defining the pricing. The second is the whole issue of security-related clearance from the enforcement agencies to these players. In order to be able to assist them to be able to clear those security clearances, we have given them sample spectrum to be able to demonstrate. All 3 players today are working on that. As soon as they are able to demonstrate that they have complied with the security norms, such as hosting the international gateway within India and so on and so forth, then the approval will be given to them to be able to extend that service to customers. The final question that he had was with regard to pricing. Sir, pricing is not something that the government can dictate. Pricing is something that the firms can dictate. India has had a very strong track record of showing the world how high volumes and low pricing can lead to not only great penetration, but also great amount of revenue for firms. And that has been shown, sir, both in the mobile space as well as the broadband space. Today, as far as telecom is concerned, we have the highest number of subscribers at the lowest rate possible. What used to be 50 paise a minute in 2014, today is 0.03 paise a minute, 97% decline in cost. And similarly for data, for 1 GB, what used to cost 287 rupees, today costs 9 rupees per GB, which is roughly about 9 cents. Whereas the world average is at $2.49. So we are 5% of the world's cost today in India, sir. And I'm sure that in the time to come, SATCOM players will also realize the concept of economies of scale and will possibly try and price that so that they can get the maximum penetration, but that is not something that the government can dictate, and I want to be very clear. His second question was with regard to in-flight connectivity. That is very much on our table. It's in process. The rules are being framed as far as the Department of Telecom is concerned. We have already identified the framework. Now, there are 2 processes. Having been Minister of Civil Aviation in the last government, I'd like to offer up to Mr. Maran as well. From the Department of Telecom, everything is clear in terms of setting this in process. There are 2 issues. One, the Department of Civil Aviation. Sir, प्रश्नकाल 12 बजे तक होता है. सर, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है. जवाब दे दें आप. तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा सर, आपकी अनुमति से. संक्षिप्त में दे दें. So there are 2 things. One, the Ministry of Civil Aviation has to define the rules. Second, the airline companies have to place a transponder on every aircraft. Only then can you receive signals. So the transponder placing on every aircraft is also dependent on the airlines being able to do that. Thank you very much, sir. क्वेश्चन नंबर 245. कोशिश करें, मैंने कई बार आग्रह कर चुका हूं कि संक्षिप्त में प्रश्न पूछें. कई मान्य सदस्य पूरा लिख के पढ़ते हैं, पूरा लिख के भी पढ़ें तो शॉर्ट में पूछें, लिख के लाएं तो भी, और शॉर्ट में जवाब दे दें तो ज़्यादा से ज़्यादा जवाब आए.
फिर सभी लोग शिकायत करते हैं मेरे पास कि हमारा क्वेश्चन 20 नंबर खुला है, हम 4 ही आए हैं। श्री खंजन मुर्ग। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्न 245। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी एफएमसी परियोजना क्या है, इसमें किस तकनीक का उपयोग हो रहा है और इसका मूल उद्देश्य क्या है? फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, आदरणीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताते हुए सांसद महोदय को बहुत खुशी हो रही है कि फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उद्देश्य होता है कि कोल ब्लॉक से हम कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से शायलों तक कोल पहुंचाना और शायलों के माध्यम से रेल वैगन को कम समय में उसको पूरा करना, भर देना बोगी को, और इससे समय का बचत होता है, इससे पर्यावरण पे भी कंट्रोल पाया जाता है और इससे जाम की प्रक्रिया, एक रोड पे रोडवेज पे काफ़ी जाम की प्रक्रिया होती है, उससे भी निजात मिलता है और एक्सीडेंट भी कभी कभी होता है, उससे भी निजात मिलता है और समय से पावर प्लांट पे हम कोल पहुंचा पाते हैं। यही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी का उपयोग है। सर, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है, जब कोयला क्षेत्र परिवहन अनुकूल उपाय अपना रहा है तो एफएमसी प्रोजेक्ट इस क्षेत्र की सस्टेनेबल इनिशिएटिव में कैसे योगदान दे रहे हैं? धन्यवाद सर। एक फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी से लगभग हमारा 65 परियोजना पूरा हो चुका है और 139 परियोजना पे हम काम कर रहे हैं जो 2030 तक पूरा हो जाएगा। 139 परियोजना जिस दिन हम पूरा कर लेंगे उस दिन हम 1318 मिलियन टन कोयला को आराम से बिना रोडवेज के हम रेल कनेक्टिविटी तक पहुंचा पाएंगे कन्वेयर बेल्ट से, और इससे काफ़ी ट्रांसपोर्टिंग पे जो खर्च आता है उसमें काफ़ी राजस्व कोष को बचत होगा और पर्यावरण पे भी हम कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे काफ़ी पर्यावरण दूषित होता है उसमें भी कंट्रोल कर पाएंगे। श्रीमती कमल जी सरावत। जी, मेरा मंत्री जी से सवाल है कि मंत्रालय और पीएसयू क्या स्टेप उठा रहे हैं जिससे कि एफएमसी प्रोजेक्ट्स को टाइमली पूरा किया जा सके? आदरणीय सभापति महोदय, आपके द्वारा बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम इसको 3-4 लेयर में उसका समीक्षा करते हैं। एक हम वहाँ के इंजीनियर के द्वारा समीक्षा करते हैं, दूसरा सीएमडी के द्वारा समीक्षा करते हैं, तीसरा कोल सेक्रेटरिएट के द्वारा करते हैं, चेयरमैन के द्वारा करते हैं और मंत्रालय के द्वारा भी समय समय से समीक्षा करते हैं कि सही समय से प्रोजेक्ट पूरा हो। और प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी भी होती है तो इसका मुख्य कारण होता है वन विभाग से क्लियरेंस नहीं मिलना, एनओसी नहीं मिलना, इसी के चलते विलंब होती है। डॉक्टर प्रशांत पेडोले। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को पूछना चाहूँगा कि कोयला से एनर्जी हम लोग बनाते हैं, हमारे यहाँ पे अदानी पावर प्लांट है और वहाँ से फ्लाई ऐश बनती है जो कि मॉइल के अंदर में अंडरग्राउंड में वहाँ पे रेती की जगह पे वहाँ पे फ्लाई ऐश डाली जाती है। फ्लाई ऐश में क्रोमियम, सेलेनियम, आर्सेनिक जैसे तत्व होते हैं और वो अंडरग्राउंड वाटर को इन्फेक्ट कर रहे हैं। मंत्री जी को मैं पूछना चाहूँगा कि आने वाले समय में कैंसर जैसे बीमारियां हमारे लोगों को होंगी, इससे बचने के लिए आपने क्या उपाय करेंगे? आदरणीय सभापति महोदय, जो विषय है एफएमसी का उससे अलग है, फिर भी इनको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, सदन को बताते हुए खुशी हो रही है कि हम समय समय से माइंड प्लान करके जो हम खदान बंद करते हैं उसको माइंड प्लान करके और उसको फिलिंग करके हम भरने का काम करते हैं और जो इन्होंने तथ्य रखा है भविष्य में उस पर हम
निश्चित रूप से चिंता करेंगे और चिंता करके इनको बताने का काम करेंगे। 6 Dr. Kalanidhi Veeraswamy. Question number 246, sir. Honorable member. Sir, my specific question was about the Kavach and about the number of accidents which happened in train. So I'll first start with the first Kavach, sir. So the Kavach, the answer does not say how many kilometers have been covered with Kavach, because the BJP and RSS mouthpiece, the Swarajya, they have come out with a report in November 14th, 2025, saying that there is no Kavach has been implemented fully in any, not even a single kilometer has been covered. Work has been initiated, work has been started, but it has not been implemented. And also one of the Concord, the company which has been given the order, they have mentioned that even if 50 companies come, there is enough work for players, whereas only 5 are there now. Does the government propose to include more players to ensure that instead of your target of 10 years, within 5 years, whether the Kavach can be implemented where many lives of Indian lives can be saved? Very good, very good. Very good. Honorable Chairman, sir. Honorable Speaker, sir. Honorable member has probably not read any of the questions which have been officially answered in this House. I have given very categorical statements in the past also, the exact position of the Kavach implementation, and I will repeat it again for the benefit of honorable member. Honorable Speaker, sir, Kavach is a complex system which has five major systems within. Optical fiber cable has to be laid all along the tracks. That is the first part. Second is telecom towers have to be laid at every 5 to 6 kilometers or sometimes 5 to 7 kilometers, depending upon the radio frequency availability. That is the second system. Third is at every station, a small data center, edge data center has to be installed. Fourth is trackside equipment has to be installed. Fifth is all the locomotives have to be equipped with Kavach. That is the way the complex Kavach system has to be implemented. Now, in this case, in the case of our Indian Railways, we have by far completed 7,129 kilometers of OFC cables, 860 telecom towers have been installed, 767 stations have been covered with data centers, 2006, the updated number is 3,413 trackside equipment have been, trackside equipment has been installed, and 4,154 locomotives have been installed. Apart from that, complete commissioning of the system is today more than 2,000 kilometers. The progress is very fast. Sir, he has referred to the entire country's progress. Please. And he has referred to, I don't know from why he is not referring to the official documents which have been already shared with the honorable member. And apart from that, honorable Speaker, sir, 40,000 technicians and operators have been trained, because this is a very complex and a totally new system. And wherever Kavach has complete installation has been completed, I tell you, honorable Speaker, sir, the loco pilots are so happy. In one case, the loco pilots told me, I am repeating in Hindi because that is the language in which he told me, that ये कवच ट्रेन का कवच तो है ही, साथ ही साथ उसके परिवार का कवच है, ऐसा उस लोको पायलट ने भी बोला है। माननीय अध्यक्ष जी, ये काम ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन का काम बाकी देशों ने 1970s 1980s में किया, तब की सरकारों ने क्या किया, ये भी एक प्रश्न का जवाब इनको देना चाहिए। आप भी सरकार में थे, हमने आके 2014 के बाद में तुरंत इस पे काम चालू किया। 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कवच के डेवलपमेंट का काम चालू किया। 2019 तक कवच का फर्स्ट वर्जन डेवलप हुआ, कवच का फाइनल वर्जन 4 2024 तक डेवलप हुआ, और आज तेजी से काम चल रहा है और इसमें सारी दुनिया इस काम को अप्रिशिएट कर रही है। माननीय सांसद महोदय, बहुत अननेसेसरी आक्षेप न लगाएं।
Honorable member supplementary. Sir, I had another supplementary, but since the Honorable Minister spoke about the loco pilots, I would like to remind this House, when Balasore, then the accident happened, killing 260 odd people, this government was the one which threw aspiration on the loco pilot, where his whole family was devastated, sir. And finally, when the report came, sir, let me finish. I am not yielding, sir. I am not yielding. When the report came, sir, when the report came, it was shown that it was not the loco pilot's fault, but it was the fault of the system. So, and by that time, several months, the family had to suffer. But my second supplementary is, when I spoke about accidents in trains, I was specifically asking for all accidents. But the reply comes as consequential accidents, which numbers it as only 3. My question is, what were the total number of train accidents which have happened in Tamil Nadu? Why are you restricting yourself to consequential rail accidents? Because there was something which happened near my constituency, where a petrol tanker was Honorable Speaker, sir, Honorable Member has absolutely made a false statement in this House, for which he must substantiate what he has said. In the case of Balasore accident, which was a very tragic accident, the matter was investigated by technical teams as well as by CRS and later on by CBI. All the 3 reports have already been submitted. Based on the investigation done, a charge sheet was filed against the persons concerned. I would not like to take the names. My friends will say it's a communal angle, but there is definitely, I'm not going to take the names here. But Honorable Speaker, sir, the matter has been investigated threadbare. All the actions have been taken. Not even at one point of time was the blame made on pilots. Honorable member should withdraw his statement that he has made. This is absolutely false statement. Cannot be accepted by this House. Cannot be accepted by this House. Honorable Speaker, sir, regarding railway accidents, I would like to very humbly submit that compared to 2014, when the number of consequential accidents was 135 in 2014-15, we have been able to bring it down by 90% to 11 accidents this year. We are continuously focused on any incident which happens, and we go to the root cause, try to figure out what is the systemic or structural problem behind that. And each and every incident, we work in such detail so that whether we have to make a structural change, whether we have to train the people better, whether we have to redesign the system, whether we have to bring new components, whatever best possible has to be done on any safety-related incident. Honorable Speaker, sir, the entire team is working with full sincerity, is what I can share with you in full humility. Question number 247. सुश्री इकरा चौधरी. क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर बोलो. 247. क्वेश्चन नंबर. माननीय मंत्री जी. Statement is laid on the table of the House. Honorable member. सर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. आपकी अनुमति से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि ऐसे राज्य जहाँ से वित्तीय वर्ष में कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होता है, वहाँ के लिए सरकार इस योजना में प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए क्या उपाय करेगी, और राज्य द्वारा प्रोजेक्ट भेजने में देरी को दूर करने के लिए क्या केंद्र सरकार राज्यों के अल्पसंख्यक विभाग के स्थान पर राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को प्रस्ताव भेजने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर नामित करने पर विचार करेगी या नहीं। और मैं इसी में क्लब करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र कैराना में संबंधित महिला डिग्री कॉलेज के लंबित प्रस्ताव को स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी से शीघ्र मंगाने के लिए मंत्री महोदय और सरकार क्या उपाय करेंगे? धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, this program is to fill the infrastructure gap, the minority areas. It is demand-driven. If the proposal comes from the state government, the committee in central government will pass it. But the first step is that state level committee should pass it, and it should be sent to the central government, and it is from the state it should reach, and that all these funds are dispersed
that is upon the state governments. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कई माननीय सदस्यों का कई विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री नीरज मौर्य, एडवोकेट चंद्रशेखर, श्री बेनी बेनन, गुरजीत ओजला, वीरेंद्र सिंह, डीएम कथीरानंद, मणिकम टैगोर, विजय बसंत, मनीष तिवारी, के सुरेश सहित कई मान्य सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचना मेरे पास प्राप्त हुई है। मैंने आज किसी भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना की अनुमति नहीं दी गई है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 डॉक्टर जितेंद्र सिंह। खोलेंगे तब मैं बैठ जाऊं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यवली की क्रम संख्या 2 पर अपने नाम के आगे सूचीबद्ध कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House papers pertaining to the Ministry of Parliamentary Affairs as mentioned against my name as per today's revised list of the business. Thank you. Item number 4 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Thank you, Speaker, sir. With your kind permission, on behalf of my colleague Shri Jitin Prasad, Minister of State, Ministry of Electronics and Information Technology, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 4 of today's revised list of the business. Thank you. Item number 5, Dr. P. Chandrasekhar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, श्री BL वर्मा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7 श्री अर्जुन राम मेघवाल। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against his name at serial number 7 of today's revised list of the business. Thank you, sir. Item number 8 श्री सतीश चंद्र दुबे। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से मैं आज के संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 8 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 9 श्री रवनीत सिंह। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I raise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 9 in today's revised list of business. Item number 10 श्री हर्ष मल्होत्रा की अनुमति से आज की कार्यसूची में क्रमांक 10 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। श्रीमती नीबूबेन बामनिया। मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर अपने नाम के आगे उल्लेखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 12 महासचिव। Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the appropriation number 4 bill 2025. आइटम नंबर 13 श्री फंगन सिंह कुलस्ते। अध्यक्ष जी, मैं आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 13 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 25-26 के 6वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। श्री फंगन सिंह कुलस्ते। महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 28 अगस्त 2025 को भुवनेश्वर तथा 3 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2025 तक पचमणी, भोपाल और पणजी के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद।
आइटम नंबर 15 श्री गणेश सिंह। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सामने यथा सूचीबद्ध अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के 8वें और 9वें की गई कार्रवाई प्रतिवेदन 18वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट टिप्पणियों सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाले 2 विवरणों के हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण के प्रति सभा पत्र रखता हूँ। आइटम नंबर 16 डी पुनर्देश्वरी। Thank you, Honorable Speaker. Sir, I rise to present the third report, Hindi and English versions of the Committee on Empowerment of Women 2025-26 on the subject safety and protection of women in the unorganized sector pertaining to the Ministry of Labour and Employment and the Ministry of Women and Child Development. Item number 7, Shri Sunil Tatkare. Sir, I rise to present 6th report, Hindi and English version on the Standing Committee of Petroleum and Natural Gas 2025-26 as listed against my name in today's list of business. Item number 18, Shri Sunil Tatkare. Sir, I rise to lay a copy of each of final action taken statement, Hindi and English version of the government on the recommendations contained in the Chapter 1 and Chapter 5 of the 3rd, 4th, 5th report 18th Lok Sabha of the Standing Committee on the Petroleum and Natural Gas as listed against my name in today's list of business. Thank you, sir. Item number 19, Shri M. Srinivasal Reddy. Thank you very much, Speaker. Sir, I rise to present the 8th report on action taken by the government on the recommendations contained in the 5th report of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs 2024-25 on the subject Regional Rapid Transit System and role of NCRTC of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Hindi and English versions, listed against my name in today's list of business, sir. Thank you, sir. Item number 20, Shri Anurag Singh Thakur. Thank you, Honorable Speaker, sir. I rise to present the 16th and 17th report, Hindi and English version of the Standing Committee of Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of business. Item number 21, Shri Biplab Kumar Dev. Honorable Speaker, sir, I rise to present a copy each in English and Hindi of the report of the Select Committee on Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 21A, Biplab Kumar Dev. Honorable Speaker, sir, I rise to lay on the table a copy of the record of evidence given before the Select Committee on Insolvency and Bankruptcy Code Amendment Bill 2025 as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 22, Rao Inderjit Singh. Speaker, sir, I rise to make statements on status of implementation of recommendations of the Standing Committee on Finance contained in the 17th and 22nd reports on demands for grants of the Ministry of Planning for the years 24-25 and 25-26 respectively, listed at serial number 22 in today's revised list of business. Since the statements are lengthy, these may kindly be treated as read. Item number 23, Shri Arjun Ram Meghwal. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, on behalf of my colleague, Dr. L. Murugan, Minister of State, Ministry of Information and Broadcasting, I rise to lay the statements. 1. The status of implementation of the recommendations contained in the 11th report of the Standing Committee on Communication and Information Technology 2024-25 on the demands for grants 2025-26. Second, the status of implementation of the recommendations contained in the 56th report of the Standing Committee on Communication and Information Technology 2023-24 on the regulations of cable television in India. Thank you, sir. Item number 24, Shri Satish Chandra Dubey. आदरणीय सभापति महोदय,
मेरे नाम के सम्मुख निम्नलिखित बारे में वक्तव्य सभा पटल पे रखता हूँ। खान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांग 24-25 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति 2024-25 के दूसरे प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिश करवाने की स्थिति में। दूसरा, खान मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगे 2025-26 के बारे में कोयला खान और इस्पात संबंधित अस्थायी समिति 2024-25 के 5वें प्रतिवेदन अंतर्विष्ट सिफारिश के करवाने की स्थिति में सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 25 श्री रवनीत सिंह बिट्टू। Respected Speaker, sir, with your kind permission, I raise to make a statement on the status of implementation of the recommendations contained in the 4th report of the Standing Committee on Railways, 18th Lok Sabha, on construction and maintenance of rail tunnels and bridges, including road overbridges, road underbridges, presented to the Lok Sabha on 11/8/2025. A statement showing implementation status of all the recommendations contained in the report is enclosed. Since the statement is voluminous, I request the same may be taken as read. माननीय सदस्य, जिन माननीय सदस्यों को आज 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे व्यक्तिगत रूप से तत्काल अपना अनुमोदित पाठ सभा पटल पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आज की कार्यसूची में 2 महत्वपूर्ण विधेयक कार्यसूची में है, जिसकी जानकारी आपको सबको है। मैंने कल भी आपको एक मंशा व्यक्त की थी कि हमें देर तक बैठकर कई विधेयकों पर चर्चा करनी पड़ेगी और कई महत्वपूर्ण विषय जो आपने समय समय उठाए हैं उन पे भी चर्चा करने के लिए हम बैठकर वापस में चर्चा करेंगे। इसलिए आज आइटम नंबर 27 जो महत्वपूर्ण विधेयक है, आप क्या कहना चाहते हैं? This item number 27 and 28. 2 bills are already here for consideration and passing. Sir, I think you are aware of that Business Advisory Committee. Entire opposition demanded these 2 bills. Both the bills are very important. One is relating to the nuclear thing, which is going to be a far-reaching impact in the country. Number 2, the bill on Manrega is going to affect crores of common workers of this country, Manrega workers. So both of the things, entire opposition demand these 2 bills should send it to the Standing Committee or JPC. This was our demand, sir. Honorable Minister told time should be allotted. Some government side, they are told time should be allotted 3 hours, time should be allotted. Entire opposition, we are not in a position to allot the time. We are demanding for sending to Standing Committee or JPC. The Minister told that point of time, no, we are not deciding the time now. Therefore, we will come back. We didn't get any information from the Minister, sir. Now, in the air, there are things that just now, Ministry is also telling that all the 2 will be passed today itself. Sir, you are not sending it to the Standing Committee. You are not sending it to the JPC, which is the most important bill. Then you are trying to limit the discussion also. Entire members of the parliament, want a detailed discussion. Okay. Sir, therefore I think minimum 6 hours should be allotted minimum 6 hours should be allotted for nuclear energy and minimum 8 hours should be allotted for those car energy. Sir, this is our demand, sir. माननीय सदस्यगण, मुझे सभी दल के माननीय सदस्य मिले थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आइटम नंबर 27 भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संसाधनीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 को आज नहीं लाए, आज लाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था और मैंने आप सबकी भावनाओं को देखते हुए उसको कल नहीं लाकर आज लाए हैं। जब कल बिल जो नया बिल रोजगार वाला है
उस पर भी डिटेल मैंने जब इंट्रोड्यूस हुआ था, जब डिटेल मैंने चर्चा उस पर भी करा दी थी, सबको मौका, सभी दलों को मौका दिया था। मुझे लगता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को निपटाएं, देर रात तक बैठें, चर्चा करें, सबका मत आए, सबको 4 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे जो भी आप समय होंगे समय देंगे, लेकिन सबको मौका दूंगा। देर रात तक बैठें, देश की जनता को लगना चाहिए कि माननीय सांसद बहुत गंभीरता से कई मुद्दों पर देर रात तक बैठकर चर्चा करते हैं। एक अच्छा मैसेज है। आपके कहने हमने जैसे केसी वेणुगोपाल जी ने सही कहा, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने इसको कमेटी में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया और बाकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मेंबर ने भी कहा। साथ साथ दूसरा मांग उन्होंने रखा कि और एक पब्लिक इम्पोर्टेंस विषय पे चर्चा होना चाहिए, स्पेशल डिस्कशन, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी ने उठाया था। हमने उस समय भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए रेडी है। समय हमारे पास सीमित है। 19 को ये शीतकालीन सत्र समाप्त हो जाएगी। जो सीमित समय में हम जितना लंबा आप चर्चा करने के लिए हाउस कहेंगे, सेंस ऑफ द हाउस लेकर के माननीय स्पीकर साहब कहेंगे, हम देर रात तक बैठ करके बिजनेस पारित करने के लिए तैयार है। जितना पर्याप्त सदन मेंबर को बोलने के लिए मौका देगा, उतना अच्छा स्पीकर साहब समय देता ही है। हमारा कोई आपत्ति नहीं है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि क्योंकि हमने कल ये बिजनेस लिस्ट किया था और माननीय सदस्यों का रिक्वेस्ट पर स्पीकर साहब ने एटॉमिक एनर्जी वाला शांति बिल को आज के लिए उसको पोस्टपोन किया। हम इंश्योरेंस आप लोगों ने साथ दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आज इस दोनों विधायक को अगर हम देर रात तक भी चर्चा करना पड़ेगा, दोनों को पारित करने के लिए सरकार की तरफ से तैयार है। और दूसरा, आपने जो विशेष चर्चा मांग की है नेता प्रतिपक्ष आप सब ने, उसके लिए भी जैसे स्पीकर साहब निर्देश देंगे, सरकार की तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। आइटम नंबर 27, भारत के रूपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संसाधनीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025। माननीय मंत्री महोदय। आपको 4 घंटे दे देंगे, चलिए। स्पीकर सर, विल योर काइंड परमिशन, समय दे दूंगा। 1 मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट, एक बैठिए। सदन में हमेशा जितना विधेयक पर समय आवंटन हुआ है, रिकॉर्ड है, उससे ज्यादा समय हमेशा मैंने दिया है। आप समय की चिंता मत करो, समय जितना होगा पर्याप्त समय आपको दिया जाएगा। हर विधेयक पर समय की कोई कमी नहीं रहेगी। सबके मत, सबके विचार आना चाहिए, जब ही लोकतंत्र हमारा सशक्त और मजबूत होगा। स्पीकर सर, with your kind permission, I rise to move that the bill Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India be taken into consideration. कुछ बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद करते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इससे सहमत होंगे, कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बिल है। और ये भी कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक विधेयक, क्योंकि संसद के इतिहास में कभी कभार बहुत बरस गुजर जाने के बाद कोई ऐसा क्षण आता है, कोई ऐसी घड़ी आती है, जबकि तत्कालीन माननीय सदस्यों को, सिटिंग मेंबर्स को ऐसा मौका नसीब होता है कि वो राष्ट्र की जीवन यात्रा को एक नया रुख दे सकें, एक नई दिशा दे सकें। और इसलिए यदि आज हमें इस क्षण की अहमियत का शायद उतना शिद्दत से एहसास नहीं हो रहा, लेकिन मुझे यकीन है आने वाली नस्लें जब इस मुल्क का इतिहास, तारीख लिखेंगी, तो ये विधेयक एक मील के पत्थर, एक माइलस्टोन की तरह उल्लेखित किया जाएगा।
एक ऐसा विधेयक अध्यक्ष महोदय जो कभी किसी ने उम्मीद ना की, कभी कल्पना ना की, कभी तवक्को ना थी, और ये इसलिए संभव हुआ that we have a Prime Minister Narendra Modi ji, who has the capacity to take out-of-box decisions and to break the taboos of the past. इस विधेयक का टाइटल है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात जैसे आपने कहा शांति। और इस टाइटल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आज से 60-70 बरस पहले जब हिंदुस्तान ने अपना परमाणु का कार्यक्रम शुरू किया तो दुनिया भर में एक बड़ा तनाव का माहौल था। हिरोशिमा नागासाकी को हुए कुछ ही बरस गुजरे थे और बहुत सारे देश हिंदुस्तान को शक की निगाह से देखने लगे थे। और उस समय परमाणु कार्यक्रम के जन्मदाता, द फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, होमी बाबा, had declared to the world that India's nuclear program will be dedicated to peaceful purposes. Speaker sir, today the moment of vindication has come, and the vindication was destined to happen through Prime Minister Modi. अब इस बिल को लाने का भाव क्या है, कारण क्या है? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का भौगोलिक स्तर पर रोल भी बढ़ रहा है, भूमिका भी बढ़ रही है। एंड इफ वी हैव टू बी अ ग्लोबल प्लेयर इफेक्टिवली, वी हैव टू लिव अप टू ग्लोबल बेंचमार्क्स, फॉलो ग्लोबल पैरामीटर्स एंड अडॉप्ट ग्लोबल ग्लोबल स्ट्रेटजीज। आज सारा विश्व क्लीन एनर्जी की जानिब बढ़ चुका है और हमने भी अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी 100 गीगावाट बाई 2047 जब हिंदुस्तान अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभालते ही कॉप मीटिंग में घोषणा की थी नेट जीरो बाई 2070। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और बढ़ती हुई एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए तथा आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरी तरह प्राप्त करने के लिए ये भी जरूरी है कि हम पेट्रोलियम फॉसिल पदार्थों पर अपनी निर्भरता कम करें। उस सब को मिला करके जहां आज हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी मात्र 8.8 गीगावाट है, हालांकि जब ये सरकार आई तो तब इतना भी नहीं था, उस समय केवल 4.4 गीगावाट थी, दुगने से अधिक हम बढ़ गए। लेकिन उसको 100 गीगावाट तक पहुंचाना ताकि 2047 में हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट का 10% हिस्सा न्यूक्लियर एनर्जी से आए, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज इन सम वेज सुपीरियर टू अदर सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, because renewable energy may not always provide 24/7 reliability of supply, which is only through the nuclear energy. और इसको लेकर के अगर आप कहें तो संक्षेप में मैं बताऊं कि क्या हम, ठीक है, अध्यक्ष जी का कहना है कि इसके बाद पूरा जवाब दिया जाएगा, अन्यथा अगर आपका आदेश होगा तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अगर उल्लेखित करने होंगे तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। अभी आपको ही जिम्मेदारी है। माननीय मनीष तिवारी जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मिस्टर स्पीकर सर,